Hello, hi students, welcome to Vinayak Believers classes. ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में हमने विटामिन ए के बारे में बात की थी। वसा में घुलनशील विटामिन हमारे चल रहे हैं, ठीक है। विटामिन ए के बारे में बात की थी और फिर हमने उसकी क्वेश्चन सीरीज़ की। आज हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। विटामिन डी। ओके, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल। ये भी आपके विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। कैल्सीफेरल इसका रासायनिक नाम है और इसके बारे में 1919 में आपके मेलन और मैकेलन दो व्यक्ति थे, ठीक है। मेलन और मैकेलन दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका जो प्रयोग था वो किस पर किया था? रिकेट्स से पीड़ित एक कुत्ते पर किया था, ठीक है। एक डॉग पर, उसने रिकेट से पीड़ित डॉग था, उस पर इससे ट्रीटमेंट किया था, इसका प्रयोग किया था, ठीक है। कैल्सीफेरल रासायनिक नाम। उसके अलावा इसको अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहा जाता है। अस्थि विकृति नाशक विटामिन मीन्स कि अस्थियों को विकृत करने वाला, अस्थियों का नाश करने वाला विटामिन, ठीक है। उसके अलावा रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थ प्लस स्टेरोल्स मीन्स कि रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थ और स्टेरोल्स दोनों यौगिक जब मिलते हैं तो क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। मीन्स कि विटामिन डी की बेसिकली अगर स्ट्रक्चर जाने तो रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थ, स्टेरोल्स बोथ जब मिलते हैं तो विटामिन डी बनता है, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन डी होते हैं आपके बेसिकली दो प्रकार के होते हैं विटामिन डी, जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम अर्गोस्टिरोल्स के बारे में। अर्गोस्टिरोल्स की बात करें तो ये है आपके सफ़ेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है, ताप और क्षार में स्थिर होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। मीन्स कि टेम्परेचर का और क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्थिर रहता है, ठीक है। इसको बेसिकली विटामिन D2 कह सकते हैं आप, इसको विटामिन D2 बोला जाता है, प्रोविटामिन डी भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या आता है आपके अर्गोस्टिरोल और अर्गेस्टिरोल जो होता है, जब ये पराबैंगनी किरणों से मीन्स कि सन रेज से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ये जब वो करता है आपके क्रिया करता है, तब क्या बनता है? कैल्सीफेरल में चेंज हो जाता है। मीन्स अर्गेस्टिरोल जो होता है वो आपके पराबैंगनी किरणों से क्रिया करेगा एंड देन वो कैल्सीफेरल में चेंज हो जाता है। इसके प्रमुख प्राप्ति साधन कौन से? ये मिलता है आपको, अर्गेस्टिरोल जो है वो मिलता है फफूंद से और खमीर से। इसके प्राप्ति साधन फफूंद और खमीर है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल मीन्स की विटामिन D3। ये है आपके विटामिन डी का दूसरा प्रकार, 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसको विटामिन D3 बोला जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये होता है हमारी स्किन के नीचे, मीन्स की त्वचा के नीचे पाया जाता है। क्या? 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल विटामिन D3, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करें तो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पर जब सन रेज पड़ती हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है? यूवी रेज इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जब पड़ती हैं तो क्या बनता है? किस में चेंज होता है? विटामिन डी में। अर्गेस्टिरोल की बात कर रहे थे हम, अर्गेस्टिरोल पर जब पराबैंगनी किरणें पड़ती है तब वो चेंज होता है कैल्सीफेरोल में। और आपके जब 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है त्वचा के नीचे स्थित होता है ये, और ये हमारी जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? विटामिन डी में चेंज हो जाता है। इसीलिए बेसिकली बोला जाता है ना कि विटामिन डी जो है कहाँ से मिलता है, उसका मुख्य स्रोत कौन सा है? उसका मुख्य स्रोत है आपके सूर्य की पराबैंगनी किरणें, मीन्स कि सूर्य से प्राप्त होता है हमें, ठीक है। और इसके प्राप्ति साधन कौन से हैं 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के? इसके प्राप्ति साधन है आपके फिश ऑयल और आपके स्किन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन डी के कार्यों की बात करें अगर हम, तो विटामिन डी के कार्य कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी जो है वो आपके कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। कैसे होता है? देखिए, विटामिन डी जो होता है ये ब्लड में एल्किलाइन फास्फेटेज एंजाइम की मात्रा को क्या कर देता है? नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? आपके ये ब्लड में एल्किलाइन फास्फेटेज की मात्रा को, ठीक है।
ये इसकी मात्रा को आपके क्या कर देता है, फास्फेटेज एंजाइम की मात्रा को नियंत्रित करता है, और जो आपकी बोन्स होती हैं उसके द्वारा क्या होता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस को अवशोषित जो होता है वो कर लेता है, अवशोषण दर उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपके नेक्स्ट आ रहा है शारीरिक वृद्धि व अस्थि निर्माण में, दांतों की मजबूती में। बिल्कुल विटामिन डी का ये काम है, ये शरीर की वृद्धि के लिए सहायक है, क्योंकि बोन्स के लिए सहायक है, बोन्स को मजबूत करता है, अस्थि निर्माण करता है, दांतों की मजबूती में सहायक है। ब्लड में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, आपके ब्लड में अगर विटामिन डी ले लेते हैं तो ब्लड में ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में विटामिन डी हेल्प करता है, इसलिए। ठीक है, छोटी आंत में म्यूकोसा में प्रोटीन की संश्लेषण क्रिया में सहायक है। ठीक है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर म्यूकोसा में प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसकी क्रिया के लिए विटामिन डी आवश्यक है, विटामिन डी सहायक है। उसके अलावा पैराथायराइड ग्रंथि पर भी नियंत्रण करता है। ठीक है, ये इसके कार्य हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं एक बार तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा हार्ड है, बट आप जब इसको 1-2 बार अच्छे से ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। एंड आई एम श्योर कि आप वीडियो को अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, आप भूलेंगे नहीं, और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये। ओके, चलिए विटामिन डी की कमी के प्रभाव की बात करें तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है। फर्स्ट होता है आपके विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी, सिर्फ रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी से, ओनली विटामिन डी की कमी से नहीं होता, इसके अंदर विटामिन डी, साथ में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, साथ में इसके फास्फोरस की कमी हो जाए। ठीक है, जब इन तीनों चीज़ों की कमी हो जाती है एक साथ तब रिकेट्स होता है। और रिकेट्स बेसिकली होता किन में है, ये होता है आपके 6 मंथ टू, ठीक है, 6 मंथ टू आपके 2 ईयर्स तक के बच्चे को होता है, 2 ईयर्स तक के बच्चे में ये होता है। ठीक है, और ज़्यादातर इसका कारण क्या हो सकता है, ज़्यादातर इसका कारण होता है अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह है, धुएं से, और जो आपके औद्योगिक स्थान होते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को पर्याप्त धूप नहीं मिलती, रोशनी की कमी होती है, उस वजह से ये हो जाता है। ठीक है, और रिकेट्स में आपके जो इसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, इसमें आपके जो आपके रिब्स जो होती हैं, जो आपकी अस्थियां होती हैं, उनकी हड्डियां क्या होती है, बढ़ जाती हैं। ठीक है, और वो कैसी लगती हैं आपको, मोती जैसी दिखाई देती हैं। स्टूडेंट्स, मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ ये आप लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोल रही हूँ और वो है इम्पोर्टेंट, आपके पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रिकेट्स के बारे में, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 6 मंथ से लेकर आपके ये आपके 18 माह के बच्चे में, या फिर 1.5 से 2 वर्ष तक के बच्चे में होता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपके अस्थियां जो हैं, इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, अस्थियां मोती जैसी हो जाती हैं, और जिसे क्या बोलते हैं, रिकेटिक रोसेरी बोलते हैं। ठीक है, जब अस्थियां मोती जैसी हो जाती है इसे रिकेटिक आपके रोसेरी बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो ये है आपके रिकेट्स की बात। नेक्स्ट चलते हैं मांसपेशीय मरोड़ या फिर टिटेनी। ये जो है विटामिन डी की कमी का प्रभाव जो इसका पड़ता है, ये होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम और आपके जो फास्फोरस होता है, ठीक है, इन दोनों का जब आपके मेटाबॉलिज्म में असमानताएं हो जाती हैं तब ये रोग हो जाता है। दोनों में जब कैल्शियम और आपके फास्फोरस में क्या बोलते हैं, चयापचय में असमानताएं आ जाती हैं, तो ये होता है मांसपेशीय मरोड़, जिसमें कि आपके मसल्स जो होती हैं उनमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है। दांतों का सड़ना, बिल्कुल ठीक बात है, दांतों के लिए विटामिन डी, क्योंकि कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए, तो दांतों का सड़ना होता है, क्योंकि दांतों में एनामेल और डेंटिन भाग के अंदर आपके कैल्शियम तथा फास्फेट जो होता है जमा नहीं होता है। ठीक है, वो जमा नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है, दांत सड़ जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, दांतों का सड़ना। एंड नेक्स्ट आता है अस्थि मृदुलता। अस्थि मृदुलता, जिसको आप आम भाषा में जानते हैं ओस्टियोमलेशिया बोला जाता है, इसको प्रौढ़ रिकेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, बड़ों का रिकेट्स भी बोला जाता है,
इसके कई नाम हैं क्योंकि ये मिडिल एज के जो लोग होते हैं, जैसे प्रौढ़ होते हैं, उनको होता है। ठीक है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अस्थियों में कैल्शियम की क्रिया जब ठीक तरह से नहीं हो पाती बोन्स में, तब ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसे प्रौढ़ रिकेट्स भी कहते हैं, बड़ों का रिकेट्स भी कहते हैं, अस्थि मृदुलता भी कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। ये सब नाम इसी के हैं। ठीक है, और ये बेसिकली होता किसको है, ज़्यादातर ये जो होता है अस्थि मृदुलता, ये होता है आपके प्रेग्नेंट लेडी को या फिर लैक्टेटिंग मदर को। ठीक है, ये इस दो स्थितियों में ये ज़्यादातर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस जो होता है आपके, ये होता है आपके, ओस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ये हार्मोन की कमी और आहार में विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी की वजह से हो जाता है। और ये होता किसमें, वृद्धों को होता है। मीन्स कि ये ओस्टियोपोरोसिस जो है मोस्टली किनको होता है, ओल्ड एज वालों को हो जाता है। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस। तो हमने बात करी कि कमी के प्रभाव कौन कौन से हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। रिकेट्स होता है, टिटेनी होता है, दांतों का सड़ना, अस्थि मृदुलता और आपके ओस्टियोपोरोसिस, ये सभी विटामिन डी की कमी के प्रभाव हैं। ओके, विटामिन डी की अधिकता के प्रभाव देखिए। जब विटामिन डी हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, भूख कम हो जाती है, बहुमूत्रता मीन्स जिसको आप बोलते हैं पॉलीयूरिया। ओके, पॉलीयूरिया, प्यास बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, मांसपेशियाँ जो उनका क्षय होता है, और कैल्शियम जो होता है वो आपकी किडनी और लंग्स में क्या होता है, जमने लगता है। जब इसकी अधिकता हो जाती है तो कैल्शियम जो होता है किडनी और लंग्स में जमने लगता है। आपने किडनी स्टोन सुना होगा, वो उसी का कारण होता है। ठीक है, जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है किडनी के और इसके अंदर जमने लगता है कैल्शियम। सो ये है आपके अधिकता के प्रभाव जो हमने बात करी। उसके अलावा देखिए इसमें प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो प्राप्ति स्रोत में सूर्य की रोशनी जो है इसका मुख्य स्रोत माना जाता है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि जब हमारी त्वचा 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पर जब जो होता है वो त्वचा के नीचे होता है, और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, तब वो किस में चेंज हो जाता है, विटामिन डी में चेंज होता है। इसीलिए मुख्य स्रोत क्या माना जाता है, सूर्य की रोशनी। प्राणी स्रोत की अगर बात करें तो ये मछलियों के आपके लिवर के ऑयल में, ठीक है, जो फिश होती है उनके लिवर ऑयल में मिलता है, और जो मोटी फैटी जो फिशेस होती है उनके अंदर मिलता है, एग्स में मिलता है, पनीर में मिलता है, मक्खन और वसायुक्त दूध में मिलता है। ये सब इसके प्राप्ति स्रोत हैं। उसके अलावा एक नोट में आपको बात बता रही हूँ, दैट इज कि वनस्पति भोज्य पदार्थों में विटामिन डी बिल्कुल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने नोट में लगाया कि वनस्पति भोज्य पदार्थों में विटामिन डी बिल्कुल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक विटामिन डी जो हमने पढ़ा। वसा में घुलनशील विटामिन ए हमने कर लिया, आज हमने किया है विटामिन डी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको क्वेश्चन ईजिली इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, और आप अटेम्प्ट कर भी पाएंगे अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो भी मुझे आप कमेंट भेजते हैं तो वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आपके लिए और अच्छे इससे भी ज़्यादा अच्छे नोट्स लेकर आऊँ जो कि आपके पेपर में हेल्प करें। और मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप अपना पेपर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो होम साइंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।